हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज प्लीज माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. मैं एक छोटे से गांव से संबंध रखती थी जहां शिक्षा ना होने के बराबर थी। लोग अब भी पुराने जमाने में जी रहे थे। परंपराओं के नाम पर यहाँ के लोग अब भी जाहिलपन का सबूत दे रहे थे और मैं भी ऐसी ही एक पुरानी परंपरा की भेंट चढ़ चुकी थी। मैं सिर्फ 11 साल की थी जब मेरे बाबा ने मुझे लाल रंग का जोड़ा लाकर दिया, कहने लगे, गंगा इसे पहन ले। मैं अपनी गुड़िया गुड्डे से खेल रही थी। आज मैंने उनकी शादी रचाई थी। सारी सहेलियों को भी मैंने बुलाया था। मैंने कहा, बाबा यह तो मेरे लिए लाए हो ना, ताकि मैं अपनी गुड़ियों की शादी मैं पहन सकूं। मैं उस लाल सुंदर जोड़े को अपने साथ लगाए सामने रखे, श्रृंगार मेज के पास जाकर देखते हुए कहने लगी, बाबा कहने लगे, अब तू इतनी बड़ी हो गई है, तेरी उम्र नहीं है गुलिया गुड्डों से खेलने की। बाबा ने मुझे गुस्से से डांट दिया और वो बेड पर रखे मेरे गुड़िया और गुड्डे को पकड़कर कहने लगे, चल अब जोड़ा पहनकर तैयार हो जा, रात को बहुत सारे मेह आने वाले हैं। बाबा यह कहकर मेरी गुड़िया और गुड्डा बाहर ले गए। उस वक्त मैं उस लाल जोड़े को देखने में ही मगन हो गई थी। बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा था। सोच रही थी, आज बाबा को ना जाने क्या हुआ है, पहले तो मुझे कभी त्योहार पर भी इतना खूबसूरत जोड़ा लाकर नहीं दिया था। सिर्फ 4 साल की थी जब मेरी माँ का देहांत हो गया था। मैं अपने बाबा की इकलौती औलाद थी। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। फिर मुझे कुछ याद नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग में आता है कि मेरे कुछ याद नहीं, और मुझे बहुत प्यार किया करती थी। उसके बाद तो मैं पड़ोसियों के रहम पली बड़ी थी और फिर मैंने वह जोड़ा पहन लिया। बाबा ने उसके साथ लाल रंग का परांदा भी लाकर दिया था और लाल रंग की चूड़ियां दी थी, साथ ही लाल रंग की गोटे लगी बड़ी सी चुन्नी भी थी। खूबसूरत सी घुंघरू वाली जूतियां भी थी। मैं सब कुछ पहनकर बड़ी ही प्यारी लग रही थी कि जब पड़ोस की मासी मेरे घर आ गई, मुझे उससे जोड़े में खुश देखकर कहने लगी, गंगा की बच्ची, क्या तेरी अकल मारी गई है? इतनी खुश कहने का, मासी देखो तो सही, बाबा मेरे लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लाए हैं, और देखो इसका परांदा भी मोतियों से भरा हुआ है। वह कहने लगी, हाँ, क्योंकि आज तेरी शादी जो है। सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा, क्या वाकई आज मेरी शादी है, वैसी वाली ही जैसी मैं अपने गुड्डे गुड़ियों की करती हूँ? मासी कहने लगी, हाँ हाँ, वैसी ही वाली। फिर श्रृंगार मेज के पास मुझे बिठा दिया, मेरे मुंह पर मेकअप भी कर दिया। मैं अब और भी ज्यादा प्यारी लगने लगी थी। बस 11 साल की थी, लेकिन थी बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल जापानी गुड़िया जैसी लगती थी। मेरी गुलाबी सफेद रंगत, बड़े बड़े ब्राउन बाल, ब्राउन कांच जैसी आंखें, बिना श्रृंगार के भी मैं अपने हुस्न से सामने वाले को हैरान कर देती थी। लेकिन आज तो मुझे खास तौर पर तैयार किया गया था, क्योंकि मेरी शादी जो थी बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं अपने गुड्डे गुड़िया की करती थी। जिस उम्र में मैं थी, मुझे बस शादी शब्द ही पता था कि बस शादी होती है, लड़की दुल्हन बनती है, खूब सारे मेहमान उसे पैसे देते हैं, अच्छा खाना खाने को मिलता है, और फिर वो विदा होकर अपने गुड्डे के साथ चली जाती है। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ पता नहीं था। 11 साल की बच्ची और क्या जान सकती है। लेकिन वह बारात सिर्फ कुछ ही लोगों की थी। अपनी पड़ोस वाली मासी चुकी थी। मैंने अपनी पड़ोस वाली मासी से कहा, मासी मेरा द गुड्डा भी साथ आया है। मासी कहने लगी, चुपचाप बैठ जा, अभी कुछ ही देर में पंडित जी आएंगे और जैसा जैसा वह कहे वैसा वैसा करती जाना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, जैसा पंडित जी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और फिर थोड़ी देर में ही पंडित जी भी आ गए थे। वो जैसा जैसा कहते गए मैं वैसा वैसा करती गई थी। जब मैंने दूल्हा के गले में बरमाला डालनी थी तो मेरे हाथ उसके गले तक भी नहीं पहुंच रहे थे। काफी हट्टा कट्टा मजबूत मर्द था। तब मेरे पापा ने ही मुझे गोद में उठाकर उसके गले में बरमाला डलवाई थी।
पंडित जी भी हैरान थे और यह सब कुछ देख रहे थे। मेरे बाबा अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कहने लगे, पंडित जी बच्ची है, उसके हाथ दूल्हा के गले तक नहीं पहुंच रहे, इसीलिए गोद में उठाकर बरमाला डलवाई है। आप अपना काम जारी रखें। पंडित जी हैरान थे, यह सब कुछ देख रहे थे। कहने लगे, वैसे आप ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। इतनी सी छोटी की बच्ची की शादी कर रहे हैं। कम से कम जब तक यह 18 साल की नहीं हो जाती तब तक इसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। बाबा कहने लगे, मैं बीमार रहने लगा हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और इसकी माँ भी जिंदा नहीं है। अगर मैं मर गया तो इसका कौन होगा? इसीलिए मैं चाहता हूँ इसे एक मजबूत सहारा मिल जाए तो मैं तसल्ली से मर सकूंगा। फिर बाबा ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, पंडित जी, और आप अपने काम से काम रखें। आपको इस काम के लिए पैसे दिए गए हैं, आप अपना काम करें। पंडित जी ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने मेरी शादी संपन्न कराई और फिर बाहर चले गए। कुछ ही देर में मेरी पड़ोस की मासी ने मुझे शादी वाला खाना भी प्लेट भर कर लाकर दिया था। मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया था और जब बाहर निकली तो बाहर आदमियों की खूब भीड़ भाड़ थी, पर पस की भी कुछ औरतें आई हुई थी और मुझे हैरत से देखे जा रही थी। पड़ोस वाली मासी ने मुझे एक आदमी के साथ लाकर बिठा दिया। यह वही आदमी था जिसके गले में मेरे पापा ने गोद में लेकर मुझसे बरमाला डलवाई थी। मुझे तो लग रहा था कि मेरा गुड्डा कोई और होगा भला। इस आदमी से मेरी शादी कैसे हो सकती है? मैं अपने दिमाग में सोचे दौड़ा रही थी कि जैसे मेरे बाबा ने मुझे गोद में उठाकर बरमाला डलवाई थी, ठीक उसी तरह मेरा होने वाला गुड्डा भी मेरी तरह ही छोटा होगा। उसे भी शादी की पूरी करना नहीं आता होगा और उसके बाबा ने ही उसकी जगह खुद अपने गले में बरमाला पहनी होगी और शादी की सारी रस्में की होंगी। मैं आंगन में इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी और अपनी ही उम्र के अपने गुड्डे को ढूंढ रही थी। और जब मुझे कहीं भी मेरा गुड्डा नजर न आया तो मैंने अपने पास बैठे उसी आदमी से कहा, अंकल, आज मेरी शादी हुई है लेकिन मेरा गुड्डा तो कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरा गुड्डा किधर है कि जिससे मेरी शादी हुई है? मेरी बात पर वह आदमी बड़े गुस्से से जवाब देने लगा, कहने लगा, चुप करके बैठो, अंकल होगा तेरा बाप। उसके गुस्से से कहने पर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और चुपचाप होकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद उसके साथ मैं अपने बाप की दहलीज पार करके जा चुकी थी। बाहर एक ऑटो खड़ा था जिसकी पिछली सीट पर उसने मुझे बिठाया और मेरे बराबर में ही बैठ गया। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, हालांकि मैं जानती थी कि कल मैं अपने बाबा के घर वापस आ जाऊंगी। मेरी गुड़ियों की शादी तो ऐसी ही होती थी, मैं उनकी शादी करती और अगले ही दिन में मेरी सहेली मेरी गुड़ियां मुझे वापस कर जाती, कहती थी अगले हफ्ते फिर शादी करेंगे। मैं खुशी खुशी अपनी गुड़ियां अपने पास रख लेती थी। उस आदमी ने मेरे पास बैठते ही मेरा हाथ पकड़ लिया, उसकी पकड़ में ना जाने ऐसा किया था कि मुझे उलझन होने लगी थी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में मेरे लिए ना जाने किया था कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। बड़ी अजीबो गरीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली हुई थी। मुझे अब उस आदमी से डर लगने लगा था। मैं छोटी सी थी लेकिन वो मुझे बड़ी ही बेबाक नजरों से देख रहा था, जो मेरे शरीर पर मुझे आर पार होती महसूस हो रही थी। मैंने अपना हाथ उससे छुड़वाना चाहा तो उसने और जोर से दबाया, इतनी जोर से कि मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कहने लगा, चुप करके बैठी रहो, मेरा जो जी चाहेगा वो करूंगा, समझी? बहुत ही गुस्से वाला आदमी था। मैं सहम कर बैठी रही। कुछ देर बाद वह टैक्सी के घर के सामने रुकी थी। उसने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और बाहर निकल गया, मुझे भी बाहर निकलने के लिए कहने लगा। टैक्सी अब जा चुकी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला तो सामने एक जवान औरत खड़ी थी। उम्र यही कोई 28 साल की होगी। बड़ी हैरान हैरान नजरों से मुझे और उस आदमी को देखने लगी। वह कहने लगा, पीछे हट, तूने क्या मेरा रास्ता रोक रखा है? यह सुनकर वह औरत पीछे हट गई। उसकी रंगत एकदम ही फीकी पड़ी थी,
जैसे हम अंदर तो कहने लगी, सुरेश तुझे शर्म नहीं आई? तूने इतनी छोटी बच्ची से शादी कर ली, इसकी उम्र तो देख। वो कहने लगा, बस बस बकवास मत कर। वो बोला, और ज्यादा बोली तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तेरी चुटिया पकड़कर घसीट के बाहर निकाल दूंगा। मनहूस औरत आते ही टोक मत लगा। मुझे और मेरी घरवाली को यह सुनना था कि सामने कमरे से एक और औरत निकली थी। सफेद साड़ी पहन रखी थी, सर के बाल भी सफेद थे। मुझे और उस आदमी को देखकर वो उस पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, अरे कम बखत, ये तूने क्या कर दिया? इतनी सी बच्ची से शादी कर ली, तुझे शर्म नहीं आई? वो कहने लगा, बस कर अम्मा, पाप नहीं किया है। मैंने शादी की है क्योंकि मुझे बारिश चाहिए। इस मनहूस औरत ने तो मेरी उम्र को गला देने का सोच रखा है। पिछले 3 साल से पाल रहा हूं इसे, लेकिन इसने मुझे अभी तक एक भी बच्चा पैदा करके नहीं दिया। मुझे भी अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए। वो औरत कहने लगी, कम वक्त बुढ़ापे के सहारे के लिए तूने इतनी कम उम्र बच्ची से शादी कर ली। यही बच्ची मिली थी, तुझे खुद को देखा है। और उस कोटी और उस बच्ची को देख। वो कहने लगा, अम्मा इस वक्त मेरा दिमाग खराब ना कर, समझी? चल हट प पीछे हट। उसने अपने हाथ से अपनी माँ को पीछे किया। वो बेचारी गिरते गिरते बची थी। उसकी पहली पत्नी से उस बूढ़ी औरत को पकड़कर सहारा दिया था। दोनों औरतें रोई जा रही थी। वो आदमी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। कमरे का दरवाजा उसने बंद किया तो मैं बिल्कुल डरी सहमी खड़ी थी। कहने लगा, जा जाकर बेड पर बैठ जा। एक तो इन दोनों औरतों ने मेरा सारा मूड खराब करके रख दिया है। मैं बेड पर जाकर बैठ गई, लेकिन मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। एक अनजाना सा खौफ था जो मुझे घेरे हुए था। वह मेरे पास आकर कहने लगा, देख, उन दोनों औरतों ने मेरा दिमाग वैसे ही गर्म करके रख दिया है, इसलिए मुझे ज्यादा नखरे मत दिखाना। जो कुछ मैं करूं, मेरा हाथ रोकने की या रोने चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताएगी। उन दोनों औरतों का गुस्सा मैं तुझ पर निकाल दूंगा, समझी? मैं समझी तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन डर जरूर गई थी। इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन मेरे होश तो उस समय उड़े जब वो मेरे पास आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा चेहरा थाम कर कहने लगा, इतनी सी उम्र में क्या हुस्न पाया है तूने? तुझे देखते ही मेरे तो सारे जज्बात आबो ताब से जाग गए हैं। कम वक्त इतना हुस्न लाई कहाँ से है? तो उस आदमी की पकड़ बड़ी मजबूत थी मेरे चेहरे पर। उसने अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दी। मैं पूरी की पूरी कांप गई थी। कहने लगा, जी चाहता है अपना सारा जुनून तुझ पर उतार कर रख दूं। उसने अपनी मूछों पर हाथ फेरा था और अपने ने होठों पर जबान फेरी थी। मेरे गाल पर चुटकी काटी तो मैंने फौरन उसके हाथ को पीछे करना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में तो अजीब सा नशा छाने लगा था। लेकिन उसकी आंखों में तो अजीब सा नशा साइड पर रखा। मेरे बालों का परांदा खुलने लगा और मेरा दिल यूं था कि जैसे धड़कना ही छोड़ देगा। मैं डरी सहमी बुरी तरह कांप रही थी। वो मुझे गौर से देख रहा था। कहने लगा, उफ कितनी हसीन है तूने तो मुझे अभी से पागल करना शुरू कर दिया है। ये कहकर जो हरकत उसने मेरे साथ शुरू की थी, मैं तो यूं थी कि काटो तो लहू ना निकले। मैं चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। वो गुस्से से गुर्रा कर कहने लगा, चुप कर वरना तेरा गला दबा दूंगा। उसने अपने हाथ मेरे गले पर रखकर जरा सा दबाया था कि तभी कमरे का दरवाजा धड़ धड़ होने लगा। उसने मुझे फौरन से छोड़ दिया। कहने लगा, एक तो इन दोनों औरतों को चैन नहीं है, इन्हें सीधा करके आता हूं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो बहुत गुस्से में थी। उसने एक थप्पड़ सुरेश के मुंह पर मारा। कहने लगी, पागल इंसान, क्या जानवर है तू? अगर मुझे पता होता कि तू बड़ा होकर यह सब पैदा होते ही तेरा गला घोंट देती। चल हट पीछे कमीने। यह कहकर उसने धक्का देकर सुरेश को पीछे किया था। मैं तो रोई जा रही थी। सुरेश को पीछे किया था। मैं तो रोई जा रही थी, पूरी तरह से कांप रही थी। वह मेरे पास आई, मेरा बाजू पकड़कर मुझे कमरे से बाहर हो गया। कहने लगा, अम्मा यह मेरी पत्नी है, छोड़
इसको मैंने इससे शादी किए पूरे लाख दिए हैं। इसके बाप को उस औरत ने कहा, अगर तू चाहता है ना कि मैं तेरा मुंह ना तोड़ दूं तो मेरा रास्ता ना रोक। अभी इसकी उम्र नहीं है कि यह तुझे झेल सके। तेरी पत्नी है तो तेरी पत्नी ही रहेगी, लेकिन इसकी उम्र जब तक 18 साल की नहीं हो जाती, मैं तुझे इसके साथ इतना बड़ा जुल्म करने नहीं दूंगी। वो बहुत गुस्से में थी, मुझे बाहर ले गई। सामने वह दूसरी औरत भी मौजूद थी, वह भी रो जा रही थी। मैंने उसी बूढ़ी औरत के साथ उसके कमरे में चली गई। उसने दरवाजा भी बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। कहने लगी, कम वक्त ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि मैं तो तेरे सामने शर्मिंदा होकर रह गई हूं। इतनी सी हो तुम, तुम्हारे बाप को शर्म नहीं आई? इतना बड़ा जुल्म करते हुए मैं हिचकियां से सिसकियां ले लेकर रो रही थी। मुझे क्या पता था शादी क्या होती है, मुझे क्या पता था यह सब क्या था जो सुरेश ने अभी कुछ देर पहले मेरे साथ करने की कोशिश की थी। मैं तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे सुरेश नाम से डर आने लगा था। मैंने कहा, अम्मा जी मुझे बहुत डर लग रहा है। वो अंकल दोबारा तो मुझे अपने कमरे में लेकर नहीं जाएगा ना? वह कहने लगी, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तेरे साथ कोई भी जुल्म नहीं होने दूंगी। उन्होंने मुझे अपने साथ लगाया। कहने लगी, देखो तो कैसे बुरे तरीके से कांप रही है, पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। मेरी बच्ची, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं तू बेफिक्र रहे, वह तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। चल अब सो जा। मामा की आगोश क्या होती है, मैंने उस औरत के साथ लगकर महसूस किया था। रोते रोते नाए जाने कब मेरी आंख लगी थी। सुबह मेरी आंख शोर शराब सुखली थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। कमरे के बाहर से सुरेश के लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही थी। मेरी सांस उस पर चिल्ला रही थी। मैं तो डर कर बिल्कुल बैठ के कोने से जा लगी थी। कुछ देर बाद वो औरत अंदर आई। मुझे डरा हुआ देखकर कहने लगी, चिंता मत कर, मैंने उसे समझा दिया है, अब नहीं आएगा तेरे पास। अब यूं ही समय गुजरने लगा था। पता नहीं अम्मा जी ने सुरेश को क्या समझाया था कि अब वो मेरे पास नहीं आता था। हाँ, उसकी नज़रों से मुझे अब भी डर लगता था। जब भी वो घर में होता, मैं उसे छोड़कर अम्मा जी के कमरे में बैठ जाती थी और अंदर से कुंडी भी लगा लेती। अम्मा जी बहुत ही अच्छी थी और सुरेश की पत्नी सुनीता भी बहुत ही अच्छी औरत थी। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन सुरेश की पत्नी सुनीता मुझसे पूछने लगी कि तुम कितना पढ़ी लिखी हो। मैंने कहा, मैंने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी बाबा ने, कभी पढ़ने के लिए स्कूल में एडमिशन कराया ही नहीं। वो कहने लगी, मैंने 10 क्लासें पढ़ी हैं। फिर उसी ने मुझे पढ़ाना शुरू किया था। 6 महीने में ही उसने मुझे इतना सिखा दिया कि मुझे इंग्लिश और हिंदी पढ़नी लिखनी आ गई थी। मैं छोटे छोटे शब्द अब खुद ही पढ़ और लिख लेती थी। मुझे एक पास के ही स्कूल में उसने दाखिला भी करवा दिया। मैं अपनी क्लास में सबसे बड़ी थी। 12 साल की उम्र में मैं दूसरी क्लास में पढ़ती थी। पूरा दिन मैं अपनी सास और अपनी सौतन के साथ बड़ी खुशी खुशी रहती थी। रात को जैसे ही सुरेश के आने का समय होता, मैं डर के मारे अपनी सास के कमरे में छुपकर बैठ जाती। मैं अब 14 साल की हो चुकी थी। इसी दौरान मेरी दोस्ती अपने स्कूल के एक लड़के से हो गई। उसका नाम सागर था। पढ़ाई में वो मेरी बहुत मदद किया करता था। उसकी उम्र 16 साल थी, 10वीं क्लास में पढ़ता था और मैं तीसरी क्लास में। कहने लगा, मैं तुम्हारे ही मोहल्ले में रहता हूँ, तुम सुरेश की दूसरी पत्नी हो ना? मैं नजरें चुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। काफी अच्छा लड़का था, मेरा ख्याल भी बहुत रखता था। स्कूल में अगर कोई भी बच्चा मुझे चिढ़ा कि तुम इतनी बड़ी होकर सिर्फ तीसरी क्लास में हो, तो वो मेरी ढाल बनकर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। क्योंकि मैं बहुत ही डरपोक टाइप की लड़की थी और बहुत जल्दी डर जाया करती थी। एक बार मैं स्कूल से घर वापस आई तो मेरी सौतन बहुत रो रही थी। मेरी सास उसे चुप करवा रही थी। मैंने भी पूछा, दीदी क्या हुआ है? मेरी सास ने कहा कि इसके बाप का देहांत हो गया है। यह सुनकर मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। मैंने उसके आंसू पोंछे, उसे पानी पिलाया। वह अब भी रो जा रही थी। मेरी सास कहने लगी कि मैं इसे लेकर इसके मायके जा रही हूँ।
इसे वहीं छोड़ आऊंगी, वहां मुझे कुछ घंटे लग जाएंगे। सुरेश भी हम लोगों के साथ ही जा रहा है। चिंता मत करना, खाना बना रखा है, तुम खाकर सो जाना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास और सुनीता दीदी घर से जा चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया, खाना खाया और सो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद ही घर का दरवाजा बुरी तरह से खटका था। मुझे लगा शायद मेरी सांस वापस आ गई है, इसलिए मैंने बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। लेकिन सामने सुरेश को देखकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। मैं डर के मारे पीछे हट गई। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई थी। फौरन से मैं कमरे की तरफ भागी थी ताकि अंदर जाकर कुंडी लगाकर दरवाजा बंद कर लूं। लेकिन अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ लिया, कहने लगा देखता हूं आज तुझे मुझसे कौन बचाता है। अच्छा हुआ उस कम वक्त का बाप मर गया और मेरी माँ ने भी तेरा पीछा छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे डर लगता है। कहने लगा बकवास बंद कर अपनी। वो मुझे घसीट होता हुआ अपने कमरे में ले गया और दरवाजे की कुंडी भी लगा ली। मुझे बेड पर जोर से पेका था। कहने लगा तू मेरी माँ तो बुढ़ापे में सठिया गई है, जो तुझे मुझसे दूर करके पाप कमा रही है। लेकिन आज मैं देखता हूं तुझे मुझसे कौन बचाएगा। यह कहकर उसने सबसे पहले मेरे मुंह पर पट्टी बांधी थी। कहने लगा बहुत चीखना चिल्लाना आता है तुझे, अब तेरी आवाज नहीं निकलेगी। और फिर वो मेरे ऊपर हावी हो चुका था। उसने मेरे साथ सारी हदें पार कर दी थी। मैं दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उस जानवर इंसान के सीने में दिल ही नहीं था जो मेरी तकलीफ को समझ पाता। मैं उसके सामने बिल्कुल कमजोर सी लड़की थी, उसकी हैवानियत का शिकार बन चुकी थी। मुझे लगा जैसे मुझ पर मौत आकर गुजर गई हो। मेरे आंसू निकलकर तकिए में से समा रहे थे। वो अपनी हवस पूरी करके मेरे मुंह से पट्टी खोल चुका था। तभी मेरा सांस बाहर हुआ था। बेड पर बिछी चादर लाल हो चुकी थी और यह देखकर वो घटिया इंसान बड़ा खुश था। फिर नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी कि तभी बाहर का दरवाजा खटका था। वो वॉशरूम से नहाकर बाहर निकला तो मुझे देखकर हंस रहा था। मैंने नफरत से अपना मुंह मोड़ लिया। मुझे उस आदमी से घिन महसूस हो रही थी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया था। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर से शोर की आवाजें आने लगी थी, भागती हुई। मेरी सांस मेरे कमरे में आई थी। मुझे और बेड को देखकर उनकी रंगत सफेद हुई थी। उन्होंने अपने सीने पर हाथ मारा और एक चीख उनके मुंह से निकल गई थी। फिर वो मेरे पास आ गई और रोने लगी, मुझे अपने साथ लगाए। सुरेश को कोसने लगी कि मुझे नहीं पता था यह कमीना मेरे पीछे से यहाँ आ जाएगा। वह मुझसे माफी मांगने लगी कि मैं तुझे उसके जुल्म से बचा ना सकी। वह मांगने लगी कि बाद मेरी सांस मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिन तो मैं स्कूल भी नहीं जा सकी थी। बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरी सौतन जब वापस आई तो वो भी सुरेश को बुरा भला कहने लगी कि तू इंसान नहीं जानवर है। वह आदमी वाकई औरतों का भूखा था। कम सेन लड़कियों को देखकर पागल हो जाता था। अब सुनीता दीदी और मेरी सांस मुझे हल्दी वाला दूध पिलाने लगी थी। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई थी और मैं फिर से स्कूल जाने लगी थी। सागर मुझसे बहुत सी बातें करता था। उस दिन मेरे लिए गुड़िया भी लेकर आया था। कहने लगा तुम्हें बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ। मेरे पापा मुझे जो जेब खर्चा देते हैं उसे जमा कर करके मैंने तुम्हारे लिए यह प्यारी सी गुड़िया खरीदी है। देखो गंगा, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह बड़ी ही खूबसूरत है। मैंने वो गुड़िया उससे नहीं ली, बल्कि अपने आंसू पूछने लगी। मेरे आंसू देखकर सागर परेशान हुआ था। मेरे पास बैठ गया, मेरे आंसू पूछने लगा और बोला क्या हुआ है गंगा। मैंने कहा मुझे अब उससे गुड़िया की जरूरत नहीं रही। कहने लगा क्यों? मैंने कहा अब मैं बड़ी हो गई हूं ना, इसी ही तो हो। मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी है, इसे रख लो। लेकिन मैं फूट फूट कर रोने लगी। इससे पहले वो मुझसे कोई और सवाल करता, मेरी गर्दन पर नाखूनों की खर्चे देखकर सागर एकदम पीछे हटा था।
मेरे रोने की वजह शायद अब जान चुका था। उसे यह तो पता ही था कि मैं सुरेश की पत्नी हूँ, इसलिए अब उसे मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो गुड़िया उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। फिर वो मेरे पास आया, मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप करवाने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। 1 महीने बाद ही मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मेरी सांस जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, तो जो खबर डॉक्टर ने सुनाई वह सुनकर मेरी सांस अपना सर पीटने लगी, क्योंकि मैं सिर्फ 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मुझे किसी बात की कोई समझ ना थी। कुछ भी खाना मुझसे हजम नहीं होता था। जो भी खाती उल्टियां हो जाती, और उल्टियां के बाद मुझे ऐसा लगता कि मैं मर जाऊंगी। मेरी सास और सुनीता दीदी मुझे संभालने लगी थी। सुरेश सास और सुनीता दीदी मुझे संभालने लगी थी। अब मेरा इस बात की खबर मिली, वो भी खुशी से झूमने लगा था। कहने लगा, अब मेरा बेटा पैदा होगा, वो मेरा बारिश बनेगा। वो भी अब मेरा ख्याल रख कर देता, तो कभी जूस ला कर देता। मेरी सास से कहता कि इसे खूब ताकत की चीजें खिलाओ, जिससे कि मेरा बेटा खूब हट्टा कट्टा पैदा हो, मेरी तरह मजबूत मर्द बने। मेरा स्कूल छूटकर रह गया था। लेकिन इस बीच यह हुआ कि सागर 1 घंटे के लिए हमारे घर आ जाता। हमारे मोहल्ले में ही रहता था। काफी अच्छा लड़का था। मेरी सास को भी उसके आने जाने पर ऐतराज ना था। वो 1 घंटा मुझे पढ़ाकर चला जाता था। कहता था, तुम्हें 1 साल में ही 2 क्लासें पूरी करवा दूंगा। स्कूल के प्रिंसिपल से मेरे पापा की अच्छी बातचीत है, लेकिन तुम पढ़ाई बीच में मत छोड़ो। मैंने कहा, सागर, तुम मुझ पर इतने एहसान क्यों करते हो? मैं क्या करूंगी? पढ़कर जिंदगी तो मेरी सुरेश के साथ ही गुजारनी है। उसी इसी बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि उसे औलाद चाहिए। ऐसी बातें शायद 14 साल की उम्र में लड़कियां नहीं करती होंगी, लेकिन 14 साल की उम्र में मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी। मेरी बातें सुनकर वो कहता कि पढ़ाई तुम अपने लिए करोगी, जो तुम्हारे काम आएगी। खैर, मुझे पढ़ने का तो शौक था, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। महीने के बाद मैंने जचकी का दर्द सह था। मुझे लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगी। गांव के छोटे से हॉस्पिटल के लेबर रूम में मेरी चीखें सबसे ज्यादा तेज थी। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं जिंदा बच गई थी। सब खुश थे, लेकिन सुरेश का मुंह बना हुआ था। कहने लगा, बेटी क्यों पैदा की है? उसने मुझे बेटा चाहिए था, मेरी उसके बस में नहीं है। यह भगवान की देन होती है, जो दिया है उसी पर कम औलाद वाला तो हो गया। कहने लगा, बेटी नहीं चाहिए। यह मुझे उसे तू पाल या फिर सुनीता को बोल, उसकी परवरिश करेगी। मैं तो खुद भी इस काबिल ना थी कि छोटी सी बच्ची को संभाल सकती। सुनीता दीदी ने ही उस बच्ची को पाला था, और सुनीता दीदी तो ऐसे खुश थी कि उनकी बेटी पैदा हुई हो। बेटी पैदा हुए 2 ही महीने गुजरे थे कि सुरेश पर फिर से भूत सवार हो गया। इस बार उसने मेरी सास और सुनीता दीदी को धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया और मुझे खींचकर अपने कमरे में ले गया। कहने लगा, जब तक बेटा पैदा नहीं होगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा, और वो मुझे इसी से पैदा हो सकता है। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही। मैं जिस दर्द से गुजरी थी, मैं दोबारा बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी। कम उम्र में जो दर्द, जो तकलीफ मैंने सहा था, मेरा जी चाहता था कि खुदकुशी करके खुद को खत्म कर लूं। कुछ ही महीने गुजरे थे कि मैं फिर से उम्मीद से हो गई थी। इस बार मैंने सारा समय रो रो कर गुजारा था। डॉक्टर कहने लगी, इस लड़की में इतनी ताकत नहीं है कि यह साल साल भर बाद बच्चे पैदा कर सके। पहले बच्चे पर ही बड़ी मुश्किल से जान। सुरेश जैसे जानवर भी होते हैं, जो जाहिर में तो इंसान होते हैं, लेकिन अंदर से पूरे हैवान होते हैं, दरिंदे होते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि लड़की की उम्र कितनी है और उसके साथ रिश्ता कब बनाना चाहिए, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत सी लड़कियों की शायद 16-17 साल की उम्र में शादी हो जाती होगी, लेकिन पति उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते होंगे जैसा सुरेश मेरे साथ करता था। नरमी और प्यार का व्यवहार क्या होता है,
उसे पता ही नहीं था। दूसरी बार भी मैंने बेटी को ही जन्म दिया था। दूसरी बेटी की भी पैदाइश के बाद डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब यह बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वरना या तो बच्चा बचेगा। मेरी सास ने लेडी डॉक्टर से कहा कि आप इसका ऑपरेशन करके बच्चेदानी ही बंद कर दें। इस लड़की की जान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी सास के रूप में भगवान ने मुझे मेरी माँ दे दी थी। सुरेश तो दूसरी बेटी को देखकर भी आग बबूला हो गया था। कहने लगा, मुझे क्या फायदा हुआ इस लड़की से शादी करने का, इसने तो मुझे एक बेटा तक ना दिया। ये लड़की तो मेरे काबिल ही नहीं रही। उन्हीं दिनों मुझे मालूम हुआ कि वह किसी तीसरी औरत के चक्कर में था और उसे शादी भी कर चुका था। इसलिए उसने अपना एक अलग घर भी ले लिया था। वो औरत काफी तेज तर्रार थी। सुरेश अब कम ही घर आता था। मेरी दोनों बेटियां सुनीता दीदी पाल रही थी। मैं अब सुकून से हो चुकी थी कि मेरी जान सुरेश नाम के दरिंदे से छूट चुकी थी। मैंने दोबारा से स्कूल में दाखिला ले लिया था। मैंने 20 साल की उम्र में 7वीं क्लास पास की थी, 10वीं क्लास पास की थी और 24 साल की उम्र तक मैंने 14 क्लासें पढ़ ली थी। पूरे गांव में मेरी पहली पोजीशन आई थी, इसलिए मुझे सरकार की तरफ से 5 लाख का इनाम भी मिला था। उन घर में ही एक सिलाई सेंटर भी बना लिया, क्योंकि मेरी सौतन सुनीता दीदी बहुत अच्छी सिलाई जानती थी। कई औरतों को सिलाई पर भी लगा दिया। मेरी बेटियां भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। लेकिन मुझे दीदी कहती थी, माँ तो वह मेरी सौतन सुनीता दीदी को ही कहती थी। जो कपड़े हम बनाते वह सागर शहर की एक दुकानदार को देकर आता, जिसकी अच्छी इनकम हमें आने लगी थी। एक बार सागर मुझसे कहने लगा कि तुम सुरेश से तलाक ले लो। मैंने हैरत से उसे देखा। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, इसलिए कि तुम्हें भी जीने का हक है। मैंने कहा, तलाक लेकर मैं कहाँ जाऊंगी और कौन मुझसे शादी करेगा? 2 बेटियां हैं, उसी के नाम पर बैठी रहूं और जिंदगी गुजार भी नहीं हो सकती। अच्छा है, उसी के नाम पर बैठी रहूं, गुजार दूं। कहने लगा, मैं करूंगा तुमसे शादी। उसकी बात कुछ ऐसी थी कि मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा था। मैंने कहा, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो सागर। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? मैं अपनी जिमर्द की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा कमा रही हूँ, घर चल रहा है। मेरी माँ के रूप में मेरी सास मौजूद है। बड़ी बहन के रूप में सुनीता दीदी हैं। मेरी बेटियां हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने बचपन से एक लड़की से मोहब्बत की और वह तुम हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लड़की से मोहब्बत की और वह तुम हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे तुम मुझे कोई औलाद नहीं दे सकती हो और ना ही मैं कभी तुम्हें कभी इस बात का ताना दूंगा। फिर कहने लगा, मर्द सिर्फ सुरेश जैसे ही नहीं होते। तुम मुझे एक बार आजमाने की कोशिश करो। यह बात मैंने अपनी सास और सुनीता दीदी के सामने रख दी। मेरी सास कहने लगी कि सुरेश तो यहाँ पर अब आता ही नहीं है। तुम जवान हो, तुम्हारी अभी उम्र ही कितनी है? 25 साल ही तुम्हारी उम्र हो पाई है। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? अगर वे लड़का वाकई तुमसे सच्चा प्यार करता है तो सुरेश से कहकर तलाक मैं दिलवा दूंगी। उसे बेटा चाहिए था जो उसे उसकी तीसरी पत्नी से मिल चुका है। मेरी सास ने सुरेश से मुझे तलाक दिलवा दी और फिर मेरी शादी सागर के साथ करवा दी। मैं चाहती थी मैं अपनी बेटियों को भी अपने साथ ले जाऊं, लेकिन सुनीता दीदी रोने लगी। मेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे भी तो जीने का सहारा चाहिए। मैंने कभी यह समझा ही नहीं। इन्हें हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा है और यह भी मुझे अपनी सगी माँ समझती हैं। मैंने सुनीता दीदी को ही अपनी दोनों बेटियां दे दी थी। सागर बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, ख्याल भी रखता था, मेरा ख्याल भी रखता था। उसके माँ बाप ने शुरू में तो मुझसे ठीक तरह से बातचीत भी नहीं की, क्योंकि वो लोग इस शादी से खुश नहीं थे। लेकिन मैंने जी जान से उनकी सेवा की थी। अब वह भी मुझसे प्यार करने लगे। हैरत मुझे उस समय हुई
जब तू साल बाद मैं उम्मीद से हुई थी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यह कैसे हो गया कि बच्चेदानी का मुंह बंद होने के बाद भी औरत कंसीव कर जाती है। इस बार मैंने बेटे को जन्म दिया था। शायद यही यही सागर की मोहब्बत और वफा का फल था जो भगवान ने उसे दिया था। आज मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी छोटी और कम उम्र बच्चियों पर जुल्म ना करें। उन्हें कभी भी छोटी सी उम्र में शादी जैसे बंधन में ना बांधे। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।